पीएसआर एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराजु। इस प्रेस वार्ता में बंगाल में टीएमसी की फाइल और विदेश नायक, नेपोटिज्म, परिवारवाद और हिपोक्रेसी के खलनायक राहुल गांधी की फाइल खोलने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था, और पश्चिम बंगाल को हम इसी प्रकार जानते थे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की परिकल्पना थी भारत और बंगाल के लिए। पर आज ममता बनर्जी के शासनकाल में यह परिकल्पना बंगाल में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर नहीं, वेयर द माइंड इज फुल ऑफ फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई नहीं, बल्कि हेड कैन बी स्मैश्ड इनटू पीसेस एंड कैन बी फ्रैक्चर्ड हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मानसिकता और कल्चर की सरकार वहां पर काबिज है। और टीएमसी का एक और अर्थ बन चुका है, द वन मोर मीनिंग ऑफ टीएमसी एज इज एविडेंट फ्रॉम द इंसिडेंट्स ऑफ द लास्ट 24 आवर्स। पिछले 24 घंटों में टीएमसी का एक और अर्थ तालिबानी मानसिकता और कल्चर के अलावा निकल कर आता है। टी फॉर ट्राइबल पर अत्याचार, एम फॉर महिला पे अत्याचार और सी फॉर सिटीजन हुए पूरे लाचार। पिछले कुछ दिनों से मित्रों आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में फ्लड्स की, लैंडस्लाइड्स की स्थिति बनी हुई है। नॉर्थ बंगाल में खासकर सीवियरली अफेक्टेड है। वहां पर दार्जिलिंग से लेकर जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, ये सारे एरिया प्रभावित है। 35 से अधिक लोगों की जान चली गई है। 50,000 लोग से ज़्यादा डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये उत्तर बंगाल की खास करके दयनीय स्थिति एक मैन मेड डिजास्टर, क्योंकि उसमें भी जो फ्लड्स वहाँ पर आए हैं, जो वहाँ पर एक आपदा आई है, उसमें टीएमसी की सरकार की घूसखोरी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपने देखा भी होगा कि एक तरफ तो किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्री, वो ज़मीन पर है, रिलीफ वर्क में असिस्ट कर रहे हैं। बिप्लब देव जी वो भी असिस्ट कर रहे हैं। हमारे बंगाल के बड़े नेता और सांसद, चाहे वो राजू बिस्ता जी हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी जी हो, चाहे वो समीक जी हो, ये सभी लोग ज़मीन पर है। एनडीआरएफ की टीम्स एक्टिव है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि आरएसएस के कई सारे लोग भी वहाँ पर राहत कार्य में लगे हुए हैं। पर एक तरफ जब इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी पश्चिम बंगाल को घेरे हुए हैं, नॉर्थ बंगाल इज इन द मिडस्ट ऑफ सच डेवस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन, देन यू कैन सी दैट ममता बनर्जी एंड टीएमसी इज इन द मोड ऑफ सेलिब्रेशन एंड वायलेंट फ्रस्ट्रेशन। एक तरफ पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी आपदा है और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ममता बनर्जी आत्ममुग्ध तरीके से जश्न मनाती है और किस प्रकार से वहां पर हिंसक तरीके से टीएमसी लोगों को मारपीट कर रही है। ममता बनर्जी की एक तस्वीर सामने आई है कि लोग के घर डूबे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग है, और ममता बनर्जी जो है उस बीच में ये कार्निवल सेलिब्रेशन मोड में है। उनको कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जब कोलकाता में भी 11 से 12 लोगों की मौत हुई थी इलेक्ट्रिक्यूशन के चलते, तो हमने देखा कि किस प्रकार से ममता बनर्जी उस समय पर भी सेलिब्रेशन मोड में थी। पर केवल सेलिब्रेशन नहीं, वायलेंट फ्रस्ट्रेशन भी टीएमसी का, मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर का, सामने निकल कर आया है। पिछले 24 घंटों में आपने भी दिखाया है अपने न्यूज़ चैनल्स पर कि किस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 घटनाएं जानलेवा हिंसा की हुई है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, और वो भी आदिवासी समाज से आने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। In the last 24 hours, even as there is devastation in Bengal, celebration by Mamata Banerjee, the political frustration of TMC has shown its ugly face
through the violence that has taken place in the last 24 hours against three leaders of the BJP, three elected leaders of the BJP who are from the tribal community. हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी सांसद खागेन मुर्मू जी को तो लहूलुहान कर दिया गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया. A life-threatening attack was done on Mr. खागेन मुर्मू जी. उनकी स्थिति इतनी बुरी हुई कि उनकी आंखों पर जो चोट लगी, उनकी आंख जाते जाते बची है. ये उनका एक्सरे है. स्कल फ्रैक्चर हुआ है, सिर फूट गया है, खून निकल रहा था उनके चेहरे से, उनके सिर से, सिर फट गया था. ये एक्सरे है उनका. और फिर वो आईसीयू में है, बोलने की भी स्थिति नहीं है उनकी. और ममता बनर्जी वहां पर निर्ममता दिखाते हुए फोटो ऑप के लिए जाती हैं. 1 मिनट से कम वो वहां पे बिताती हैं और बाहर आकर वीडियो शूट करने के बाद कहती हैं कि बस कान पे थोड़ी सी चोट लगी है. ये है उनका एक्सरे. किस प्रकार से आंख उनकी जस्ट बाय अ मैटर ऑफ, कह सकते हैं कि लिटिल बिट ऑफ सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स से उनकी आंख जाते जाते बची है. ये ट्राइबल नेता है, बहुत वरिष्ठ आदिवासी समाज से ये हमारे नेता है और सांसद है. इनके अलावा हमने देखा कि हमारे चीफ विप शंकर घोष पर भी हमला किया गया. और शंकर घोष ने भी ममता बनर्जी के इस फोटो ऑप के बारे में खुलकर बताया है कि किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ये एक स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड हमला था, ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज हमला था. और वो उनके खिलाफ किया गया जो वहां पर उत्तर बंगाल में खासकर लोगों को राहत देने के लिए कटिबद्ध है और वहां पर जाकर रिलीफ के कार्य कर रहे हैं. एक ट्राइबल नेता पे हमला, हमारे चीफ विप पर हमला. और कल दोपहर शाम को भी आपने देखा है कि एक और हमारे विधायक मनोज कुमार ओरांव जो आदिवासी समाज से ही आते हैं, उन पे भी यह हमला जानलेवा किया गया. उनके साथ साथ वहां पर महिलाओं को भी और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं बख्शा गया. और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मानसिकता और कल्चर. एक समय था कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल के खूनी शासन का विरोध किया था, पर आज यह कहा जा सकता है कि अंडर द वॉच डायरेक्शंस ऑफ ममता बनर्जी पॉलिटिकल वायलेंस इंस्टीट्यूशनलाइज भी हुआ है, नॉर्मलाइज भी हुआ है और लेजिटिमाइज भी किया जा रहा है. आप सोचिए, अगर एक सांसद, एक चीफ विप, एक एमएलए सुरक्षित नहीं है. 6 जनवरी 2024 को ईडी की टीम पर हमला हुआ. एक पूरी मॉब, टीएमसी द्वारा प्रायोजित मॉब उन पर हमला करती है. उनके साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों पर हमला होता है. अप्रैल 2024 में एनआईए की टीम जब ईस्ट मेदिनीपुर में आतंकी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उन पर टीएमसी प्रायोजित हमला कराती है. सितंबर 2025 जब हमारे विधायकों की और चीफ विप की तो असेंबली में पिटाई कर दी जाती है, उनको किस प्रकार से वहां के मार्शल्स ने उठाकर पटक पटक कर फेंका. दिसंबर 2020 नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कॉन्वॉय पर जानलेवा हमला किया जाता है और नड्डा जी बाल बाल बचे. उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय जी भी थे, उनको भी चोट पहुंची थी. लाठी, डंडे, पत्थर, ब्रिक्स, इसके साथ हमला. 2025 में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी जी के ऊपर जानलेवा हमला. 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, दिस इज लॉ ऑफ द रूलर. मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो जिहादी नंगा नाच हमने देखा, वहां पर भी हमला और हिंसा हुई. आप सोचिए कि ममता बनर्जी के राज में ना मां, ना माटी, ना मानुष, ना कोई फोर्स, ना कोई एमपी सुरक्षित है. केवल सुरक्षित है तो माफिया, बमबाज और वोट बैंक की दुकान चलाने वाले जिहादी तत्व. आज जिस प्रकार से यह पूरी घटनाक्रम हुई है, पश्चिम बंगाल की सरकार तो डिनायल मोड में है, डाइवर्जन मोड में है.
ममता बनर्जी अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे रही है। कुणाल घोष आकर कह रहे हैं कि ये जनता ने हमला किया, जबकि आइडेंटिफाइड है वहां के जो टीएमसी के लोकल लोग हैं, कोई खातून है, कोई और है, उनके नाम एफआईआर में दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले वहां पर जाकर उनको क्लीन चिट देने का काम ममता बनर्जी और वहां की सरकार और वहां के प्रवक्ता कर रहे हैं। पर सवाल सिर्फ टीएमसी की सरकार से नहीं है, आज सवाल और कुछ लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। पता नहीं अभी तक राहुल गांधी भारत में लौट कर आए हैं कि नहीं आए हैं। लास्ट उनका जो लोकेशन बताया जा रहा था वो बोगोटा था। तो बोगोटा के जो जननायक है, विदेश नायक है और हिपोक्रेसी के जो खलनायक है, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिनका ट्विटर टाइमलाइन, जिनकी बोलने की जो क्षमता है वो तब तो बड़ी एक्टिव हो जाती है जब उनको राजनीतिक फायदा उठाना है किसी विषय पर आज राहुल गांधी थे डेमोक्रेसी बचाओ वाली जमात से, संविधान लेकर घूमने वाली जमात से, और ये पीडीए के बारे में बड़ी चिंता प्रकट करने वाला जो इकोसिस्टम और पार्टियां हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि खगेन मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, सिर फोड़ दिया गया। कितने ट्वीट किए, कितने बयान दिए राहुल गांधी जी आपने? मैंने चेक किया अभी प्रेस वार्ता में 2 बजे आने से पहले, आप भी चेक कर लीजिए, 0। जैसे उनकी एक प्रवक्ता कहती है, सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर मैंने प्रियंका जी, क्योंकि प्रियंका जी तो भाई गाजा के मुसलमानों के लिए भी चिंतित होती हैं, बैग लेकर घूमती हैं वो, तो मैंने प्रियंका जी से ये अपेक्षा तो नहीं की कि वो बंगाल के प्रभावित लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, बाकी लोगों के लिए बैग लेकर घूमें, पर कम से कम एक ट्वीट तो डाला ही होगा। फिर से रिजल्ट आया, नो ट्वीट फाउंड, सुई पटक सन्नाटा। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी जो नई नवेली अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताती है आदिवासी समाज का, दलित समाज का, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी, उनके यहां जाकर चेक कर लेता हूं। वही आया, नो ट्वीट फाउंड, नो रिजल्ट फाउंड। सोनिया गांधी जी तो आर्टिकल लिख देती है पैलेस्टाइन पर, अच्छी बात है, लिखना चाहिए, अनइन्फॉर्म्ड ये सही, पर सोनिया गांधी जी का भी वक्तव्य नो रिजल्ट फाउंड। और अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के लिए तो बड़े प्रखरता से जब वोट की चिंता होती है तब बोलते हैं। क्यों अखिलेश बाबू, क्यों तेजस्वी बाबू जी? खगेन मुर्मू जी आदिवासी समाज से नहीं है क्या? हमारे विधायक आदिवासी समाज से नहीं है क्या? वो तो जनप्रतिनिधि है और वो तो जनता की सेवा के लिए गए थे। तो क्या उन पर हमला होना जस्टिफाई है, जायज है, या आपका आक्रोश बड़ा सिलेक्टिव है? योर आउटरेज एंड योर साइलेंस इज सिलेक्टिव। आप ट्राइबल पर तब तो बोल देते हो, आदिवासी पर तब तो बोल देते हो, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों पे तब तो बोल देते हो जब राजनीतिक सुविधा हो, पर जब राजनीतिक सुविधा ना हो, जब इंडिया अलायंस की सरकार हो और इतनी बड़ी घटना हो, तो नो रिजल्ट फाउंड, पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई पटक सन्नाटा। और जो ट्राइबल्स के खिलाफ हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, यह कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है कि अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी बताए कि यह तो एक बार हुआ, बार बार नहीं होता, यह पैटर्न बन चुका है। मैं आपको पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूं। मार्च 2024, साउथ 24 परगनाज, एक आदिवासी महिला कार्यकर्ता बीजेपी की टीएमसी के लोगों के द्वारा असॉल्ट की गई। 2022 आपको याद होगा, टीएमसी के मौजूदा विधायक और उस समय मंत्री अखिल गिरी जी, उनके तो जो बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो पहली बार आदिवासी समाज से एक राष्ट्रपति बनाई तो एनडीए की सरकार ने बनाई, उनके प्रति जो शब्दावली और टिप्पणी की गई वो अस्वीकार्य थी, पर आज भी वो टीएमसी में बने हुए हैं। जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ उसमें 14,000 से ज्यादा ट्राइबल लोग डिस्प्लेस हुए। संदेश खाली में जो शाहजहां शेख ने किया, जिसको टीएमसी की सरकार बचा रही थी, विक्ट्री साइन बता रहा था पुलिस थाने में जाते हुए,
उसमें भी अनेकों महिलाओं का जो बलात्कार और उत्पीड़न किया गया वो आदिवासी समाज से थी, अनुसूचित जाति समाज से थी। जुलाई 2025 ट्राइबल बेल्ट में 13 साल की बच्ची के साथ रिपीटेड बलात्कार टीएमसी के पंचायत मेंबर के परिवार के सदस्य के द्वारा। अप्रैल 2023 एक माइनर ट्राइबल गर्ल के साथ गैंग रेप और मर्डर उत्तर दिनाजपुर में। 2023 जुलाई में मालडा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई और उनका परेड कराया गया। वहां पर भी टीएमसी के कुछ समर्थित एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे और इस पर तो पश्चिम बंगाल की मंत्री शशिकांत पांजा उनका नाम है, WCD वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनका शर्मनाक बयान आया कि कपड़े फटे पर कितने फटे, ज्यादा तो नहीं फटे ना, थोड़े बहुत फट गए। यह इस प्रकार का बयान एक आदिवासी महिला के विषय में दिया गया। ऐसी लंबी फहरिस्त है और इसीलिए आज मेरा सवाल है एक तो पश्चिम बंगाल की सरकार से कि एक आदिवासी समाज से आने वाले एक जनप्रतिनिधि पर इतना बड़ा हमला होता है, क्या यह डेमोक्रेसी बचाओ के तहत है? क्या यह संविधान बचाओ के तहत है? इतने घंटे होने के बाद और 3 हमले होने के बाद फ्लड की चिंता करने के बदले ममता बनर्जी सेलिब्रेशन मोड में और कवर अप मोड में, और अभी तक एक भी गिरफ्तारी इन अपराधियों की नहीं हुई है क्योंकि ये टीएमसी से जुड़े हुए, तो कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी? और सवाल राहुल गांधी जी और कांग्रेस की इकोसिस्टम से भी है। कांग्रेस का इकोसिस्टम पिछले 2 दिनों से बड़ा आउटरेज मोड पे है। वो आउटरेज पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर समाप्त क्यों हो जाता है? Why is the outrage demonstrated by the ecosystem of Congress not penetrating through the borders of Bengal, where Adivasi MP and MLA have been almost killed? Are some attacks more justified than the others? Animal Farm में लिखा गया था जॉर्ज ऑरवेल द्वारा, some are more equal than the others. तो क्या कुछ लोगों पर, कुछ आदिवासी समाज के लोगों पर हमला जायज है क्योंकि करवाने वाले और जहां ये हमले हो रहे हैं वो आपकी सरकार या इंडी अलायंस के समर्थन में है? या राहुल गांधी आपका जो आदिवासी विरोध है, क्योंकि हमने देखा है कि ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने इतने वर्षों में कभी भी आदिवासी समाज से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति तो नहीं बनाया, पर जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो बंगाल के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी करके संबोधित किया। उनके दूसरे बड़े नेता अजय कुमार, चीफ स्पोक्सपर्सन, उन्होंने तो कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी की मानसिकता ही दरअसल शैतानी है, इवल मानसिकता के। जेएमएम ने भी उस समय पर इसका विरोध किया था और स्वयं राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कहा कि शी इज अ बोरिंग पुअर लेडी। तो आदिवासी समाज के इतने बड़े व्यक्ति ओहदे पर बैठे हैं, उनका भी अपमान आपको जायज था और आज आदिवासी समाज पर और आदिवासी समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि पर टीएमसी द्वारा, जिहादियों द्वारा एक जानलेवा हमला किया गया। तो वोट बैंक के तराजू में तोलते हुए आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और टीएमसी की जुबान नहीं खुल रही है क्योंकि वोट बैंक को अपसेट नहीं करना है। तो यहां पर आदिवासी की कोई चिंता नहीं है। यह इनके हिपोक्रेसी का और डबल स्टैंडर्ड्स का परिचय, इसीलिए मैं इनको हिपोक्रेसी का खलनायक कहता हूं। हिपोक्रेसी राहुल गांधी की एक और नजर आती है और उसको इस प्रकार से बताया जा सकता है कि उल्टा वोट चोर कोतवाल को डांटे। अपने फॉरेन वेकेशन पर जाने से पहले राहुल गांधी जी ने सो कॉल्ड हाइड्रोजन एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन की नाकाम कोशिशें तो की थी, वो बॉम्ब सेल्फ डेटोनेट हो गए और फिर राहुल गांधी खुद विदेश यात्रा पर निकल गए। पर राहुल गांधी जी जो खुद वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, ये घर में तो उससे बड़ी महाचोरी हो रही है इनके। और वो कहते हैं ना, एक तो महाचोरी वोटों की और ऊपर से सीनाजोरी। तेलंगाना के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता नवीन यादव है। नवीन यादव कौन है? वो जुबली हिल्स के, बताया जाता है कांग्रेस ने तय कर दिया है, अभी जुबली हिल्स में बाइपोल होने वाला है, वो उनके प्रत्याशी बनने वाले, घोषित होने ही वाले।
रेवंत रेड्डी के एकदम करीबी माने जाते हैं। ये रेवंत रेड्डी के साथ उनकी तस्वीर भी है, ध्यान से देखिए। वेरी बिग लीडर ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी, हु इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ द जुबली हिल्स बाईपोल। उनको तेलंगाना की पुलिस ने ही अब उनके खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि इस व्यक्ति ने सबसे बड़ी वोट चोरी की है, और वोट चोरी भी सरेआम। नवीन यादव जी वहां के कुछ लोकल से जो वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया होती है उसके ओटीपी लेते हैं। वो ओटीपी लेने के बाद वो सरकारी तंत्र का गलत फायदा उठाते हुए वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, और फिर वो फर्जी वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और वो प्रत्याशी, उनको कांग्रेस ने बता दिया कि आप प्रत्याशी बनोगे हमारे, उससे पहले वोटर आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। पूरा कार्यक्रम किया गया। वोटर आईडी कार्ड जो बांटने का काम होता है वो किसी कैंडिडेट या व्यक्ति का तो नहीं होता है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। पर यहां पर नवीन यादव जी ने फेक वोटर आईडी कार्ड बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर डाले, और इसीलिए उनके खिलाफ केंद्र की सरकार या किसी और ने नहीं, तेलंगाना की पुलिस ने ही कार्रवाई की है। अब मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आप तो वोट चोरी को लेकर बड़े हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहे थे, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे थे। अब अगर आपको बगोटा से फुर्सत मिल चुकी हो और भारत लौटने का कोई प्लान हो, तो क्या इस वोट चोरी पर आपका कोई हाइड्रोजन, न्यूक्लियर, प्लूटोनियम, पता नहीं और कोई बॉम्ब एक्सप्लोड करने का प्लान है या नहीं है? कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताकर या कोई प्रेजेंटेशन दिखाकर आप बताएंगे कि आपके नेता, जो अभी भी कांग्रेस के नेता बने हुए नवीन यादव, ना केवल फेक वोटर आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि अब एक और तस्वीर सामने आई है कि सुइंग मशीन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वोटर्स को प्रभावित करने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक बुर्खा डाले महिला है वहां पे, उनको सुइंग मशीन दी जा रही है। ये दूसरी बुर्खा डाले महिला है, उनको भी सुइंग मशीन दी जा रही है। ये एक कम्युनिटी को, एक वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने के लिए फेक वोटर आईडी कार्ड भी बनाना, और फिर अवैध रूप से उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए आरपीए एक्ट के गलत इस्तेमाल से, आरपीए एक्ट के खिलाफ जाकर, इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स और एमसीसी के खिलाफ जाकर जिस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये तो आपके घर में चोरी पकड़ी गई। अब राहुल जी बताइए, उल्टा चोर तो कोतवाल को डांटे। और राहुल जी के तो परिवार में वैसे ये चोरी की बड़ी पुरानी आदत है, कह सकते हैं कि ये खानदानी वोट चोर है, उनकी पूरी पार्टी। भाई 75 में इंदिरा गांधी जी ने डेमोक्रेसी चोरी करने की कोशिश की थी, कन्विक्ट हुई थी वो। 1987 में जम्मू कश्मीर में वोटों की चोरी की गई थी, ये शशि थरूर ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कांग्रेस के खिलाफ। जी परमेश्वर जो कर्नाटका के मौजूदा होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ईवीएम आने से पहले खटाखट हम बूथ पर जाकर बूथ चोरी करते थे। हमने देखा है कि किस प्रकार से चाहे संदीप दीक्षित हो या कीर्ति आजाद हो, उन्होंने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता कैसे बूथ चोरी करते थे, उसके बारे में बड़े डिटेल में बताया है, वीडियोस अवेलेबल है। और आरजेडी जो इनकी साथी है बिहार में, इसका तो खैर इतिहास ही बूथ चोरी का रहा है, चारा चोरी के अलावा। पर आजकल देखे ना, गांधी टाइटल चोरी करने वाले, इलेक्शंस चोरी करने वाले, डेमोक्रेसी की चोरी करने वाले, नेशनल हेराल्ड में चोरी करने वाले, चारा चोरी करने वाले, आजकल तो कर्पूरी ठाकुर साहब के जननायक टाइटल को भी चोरी कर रहे हैं। तो आज इनकी चोरी जो है वो इलेक्शन और संविधान से लेकर, डेमोक्रेसी से लेकर, किस प्रकार से देश के जन समर्थन से बने जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, जिनका कभी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया, कभी भारत रत्न देने का नहीं सोचा, उनके टाइटल तक की चोरी आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसीलिए कभी गालीखोरी, मां की गाली, बिहार को गाली, कभी झूठे आरोपों के साथ जिस प्रकार से आरोप जाली लगाना वोट चोरी का, या जिस प्रकार से अब टाइटल चोरी पर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी, इसी से समझ में आता है कि आगे
क्या दशा और दिशा होने वाली है। पर राहुल गांधी जी से हम जरूर कहेंगे कि आदिवासी समाज के सांसद पर जो हमला हुआ उस पर भी वो अपना कुछ ज्ञान दे और कुछ ज्ञान अपने ही घर में चल रही महाचोरी के बारे में भी जरूर दे। आपके कोई सवाल होंगे, कोई विषय होंगे तो प्लीज़ आप। हमारे देश में संजय जी, राज्य सरकार का दायित्व होता है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। और अच्छी बात ये निकल के आई आपके सवाल से कि ममता बनर्जी की सरकार राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने में या चलाने में असक्षम है, यह आपके सवाल में निहित है। और जहाँ तक हमने देखा है तो कोर्ट ने भी इंटरवीन करके कई बार पश्चिम बंगाल की पुलिस से जांच हटाकर जांच एनआईए को, सीबीआई को या केंद्रीय एजेंसीज को दी है। इलेक्शन के दौरान कभी कभी पश्चिम बंगाल की पुलिस के बदले केंद्रीय बलों की तैनाती की है। और मुझे लगता है कि बस थोड़े दिनों की ही बात है। आपका सवाल जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को तो छोड़ दो, परंतु पश्चिम बंगाल के लोगों ने यह तय कर लिया है कि ऐसी सरकार जो आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर हमले करवाती है, ऐसी सरकार जो महिलाओं को और वहाँ के जनता को सुरक्षित नहीं रख सकती है, इसको हटाने का संकल्प पश्चिम बंगाल की जनता ने ही कर लिया है। तो बहुत जल्द वहाँ पर राष्ट्रवादी शासन आने वाला है, तो ये समस्या भी निपट जाएगी। देखिए, जो महागठबंधन है इनका, इंडी अलायंस, इसमें ना कोई मिशन है ना कोई विजन है। इसमें केवल वोट बैंक के लिए कंपटीशन है, अपना अपना एम्बिशन है और अपने अपने किए हुए भ्रष्टाचार और करप्शन और कमीशन है, जिसको बचाने के लिए एक साथ तो आ गए, पर एक कितने हैं ये तब समझ में आता है कि तेजस्वी यादव जी ने तो बड़े अरमानों के साथ बड़े नवाबजादे राहुल जी को, जो चुनाव अभी हो नहीं रहे हैं, जहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, उसके लिए प्रधानमंत्री के रूप में, चेहरे के रूप में घोषित तो कर दिया। पर जब सवाल आया राहुल गांधी जी से कि क्या तेजस्वी यादव जी को आप लोग अपने गठबंधन का चेहरा बनाएंगे, तो राहुल गांधी जी ने भी सवाल से कन्नी काटी। सचिन पायलट और बिहार कांग्रेस के जो इंचार्ज है उन्होंने तो कहा साफ साफ कि ये तो चुनाव के बाद देखेंगे। और आज उदित राज ने तो और भी स्पष्टता देते हुए कह दिया है कि होंगे तेजस्वी अपने पार्टी के चेहरे, हमारे चेहरे वो नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जो MY समीकरण होता है ना, MY समीकरण, ये M के लिए तो सब लोग ललाहित रहते हैं, पर Y की कोई कदर नहीं करता। अब MY में मैंने पहले भी समझाया है कि M मतलब मी, मेरा क्या, मेरी सीट, मेरा CM, मेरा चेहरा, और Y मतलब यू। तो यू के लिए, इनके लिए कोई जगह नहीं है, केवल मी, माई सेल्फ और माइन है। और इसीलिए तेजस्वी यादव जी के घर के बाहर तो लगातार वो गाना बज ही रहा है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो ये अब जो स्थितियां बन रही हैं उनके अलायंस की, मुझे तो केवल संवेदना प्रकट करनी है तेजस्वी यादव जी के प्रति। दिस इज मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल दैट इंडी अलायंस लीडर्स who talk about high values of morality, constitutional principles, have today gone against every principle and morality, even in the case of the worst disagreements we may have with our opponents. We never body shame, we never create any kind of commentary on the looks or physicality of a person, we never mock that. But in the India Alliance, on the one hand they say they are together, and on the other hand, they are not only questioning each other's looks, body shaming and using foul and filthy language, but they are also resorting to the worst kind of behavior in public life, and that too within the precincts of the assembly. And this is very common for the Congress India Alliance people. They have routinely mocked even the posture and the body language and the body of the people holding high constitutional post. So it seems very natural thing for them, but it also shows the state of affairs in the alliance. In Delhi, they are appreciating each other, and in Kerala, they are abusing and going to this level कि दिल्ली में दोस्ती करेंगे और केरल में इस प्रकार की शाब्दिक कुश्ती करेंगे। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే
ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.